Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with third chapter of class 7th ICSE Chemistry, that is separation of substances. So let's get started. So first of all, we are having introduction related to separation of substances. देखो जो हमें separations करनी है, so separation का सबसे पहले मतलब क्या है, फिर हम समझें कि separation कैसे करनी है कोई भी substances की, ठीक है। तो separation का मतलब क्या है, separation word मतलब क्या होता है कि isolation of substance। isolation मतलब इकल्ला, pure substance। अगर हमें कोई भी impure sample से कुछ pure sample को अलग करना है तो उसके isolation substance की करने के लिए हम क्या word यूज़ करते हैं कि हमने separation करनी हो substance की, ठीक है। जो normally कोई एक substance होता है वो mixtures के फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या होता है और अदर थिंग्स ऐड होते हैं उनके कंपोनेंट्स बनाने के लिए। मतलब जो मिक्सचर हमने बनाया है, कोई सब्सटेंस हमने बनाया है, उसको ऐड करने कोई ना कोई कंपोनेंट्स अदर यूज़ करके फिर ही वो सब्सटेंस बनता है, ठीक है। अगर हमें उसका प्योर सब्सटेंस चाहिए तो प्योर सब्सटेंस आप कैसे करोगे, ऑब्वियसली आपको उसकी क्या करेंगे, सेपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेपरेशन कैसे हो सकती है, सेपरेशन या तो फिजिकल मैथड से हो सकती है या केमिकल मैथड। तो अब ये फिजिकल मैथड्स क्या होते हैं, केमिकल मैथड्स क्या होते हैं। फिजिकल मैथड मतलब जो हम अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से ईजिली अपने कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने हैंड पिकिंग से कुछ निकाल लिया या मैंने सीविंग से कुछ निकाल लिया, ठीक है। जो मतलब मेथड्स इजीली मैं कर सकती हूँ एट होम ऑल्सो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड्स क्या होते हैं, वो मेथड जिससे आप सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हो बट कोई ना कोई केमिकल्स यूज़ करके। जो हम केमिस्ट्री लैब में या कोई केमिकल यूज़ करके कोई भी मेथड ऑफ सेपरेशन लगाएंगे उसको हम केमिकल मेथड्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिस्टिलेशन आ जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारा कुछ केमिकल मेथड्स में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर हैविंग प्योर सब्सटेंसेस। जैसे हमने रीड किया कि हमें क्या करना है, सेपरेशन में प्योर सब्सटेंस को लेके आना है। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस होता क्या है वो समझ लें। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से जोड़ के बना होगा और उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होगा। मतलब ऐसी है कि अगर मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है तो उसके अंदर सेम ही एटम्स होंगे, सेम ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे नहीं कि एक डिफरेंट और एक डिफरेंट है, सेम का तरह के होगा। उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगी थ्रू आउट द सब्सटेंस, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी वो प्योर सब्सटेंस है उसके प्रॉपर्टीज़ और उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट दैट सब्सटेंस सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शुगर का क्यूब है, ठीक है। अगर मेरे को पता है कि ये शुगर के क्यूब में अगर मैंने यहाँ से बाइट किया तो ऑब्वियसली यहाँ से मीठा होगा क्योंकि वो शुगर का क्यूब है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से बाइट किया तो यहाँ से मीठा होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर शुगर के अंदर क्या होगा कि जो सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे सेम कॉम्पोजिशन शुगर के ही हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इसकी कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द शुगर सेम ही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा शुगर है ये सेम आइडेंटिकल यूनिट्स को जोड़ जोड़ के बने हैं। इसके जो यूनिट्स है ये और इसकी जो एटम्स है वो सेम सेम एटम्स को जोड़ के बने हुए हैं। इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस के जो एटम्स होते हैं उसको कोई भी फिजिकल मेथड लगा के इसको सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो टाइप्स कितने होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एक तो होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों के अंदर ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन और उनकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज अच्छे से सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग एग्जांपल ऑफ मिल्क। मिल्क क्या है, मिल्क हमें लगता है कि मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि मिल्क के अंदर सभी पार्टिकल्स मिल्क के होंगे, बट एक्चुअली मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। मिल्क भी क्या होता है, मिक्सचर होता है, काफ़ी डिफरेंट सब्सटेंसेस है। कौन कौन सब्सटेंसेस है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, शुगर, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ क्या करते हैं, मिक्स एक मिल्क को मिक्सचर बना लेते हैं। तो मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिल्क एक मिक्सचर है जिसको दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करके बनाया हुआ है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर सब्सटेंसेस के ध्यान से देखो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, मतलब वो चेंज नहीं करता मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। या फर्स्ट पॉइंट लर्न रख लो कि इसका प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट है कि इसके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपने माइट भी फिजिक्स में रीड किया होगा। तो जो प्योर सब्सटेंस है उसकी जो इसके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट मेंटेन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कि पूरा जो शुगर का पार्टिकल है, पूरा प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, उसका कोई ना कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब जो सभी एटम्स होते हैं वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म थ्रू आउटली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायर सेपरेशन यूजिंग केमिकल मेथड। जो प्योर सब्सटेंस है उसको आप फिजिकल मेथड लगा के सेपरेट नहीं कर सकते, उसको आपको केमिकल मेथड्स लगा के ही सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एटम। सो व्हाट डू मीन बाय एटम, एटम इज एक्चुअली द टाइनेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। कोई भी अगर मेरे पास एलिमेंट है, एलिमेंट किससे जोड़ के बना है, एलिमेंट जोड़ के बना है एटम्स को, ठीक है। तो एक एटम क्या होगा, एक एटम टाइनेस्ट पार्ट होगा एलिमेंट का जिसकी अपने यूनिक प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है।
जो ये एटम्स हैं, ये एटम्स केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, ठीक है, हर एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सभी के अंदर कौन से एटम्स होते हैं? जैसे कार्बन है मेरे पास, तो कार्बन के अंदर कार्बन के एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स। तो एटम्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो बहुत सारे एटम्स होते हैं एलिमेंट के, वो रिएक्टिव होते हैं, मतलब दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और वो कभी भी अलोन फाइंड आउट नहीं होते। जैसे मैं कार्बन, अकेला ऐसे कार्बन लिख दूँ तो अकेला कार्बन नहीं फाइंड आउट होता, या मैं अकेला ऑक्सीजन लिख दूँ ओ, ऐसे ओ अकेला नहीं होता, ओ हमेशा O2 की फॉर्म में होगा। कभी भी हाइड्रोजन अकेला नहीं होगा, हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में होगा। तो हमेशा जो एटम्स होते हैं ना, वो एटम्स कंबाइंड स्टेट में ही फॉर्म होते हैं, वो कभी भी अलोन नहीं हमें फाइंड आउट होते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एटम है, मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है कार्बन का, ठीक है, जो कार्बन के अंदर एटम्स होंगे कार्बन के, वो एटम्स जो होंगे वो सब कुछ, उनका जो साइज़ है, शेप है, मास है, वो सब कुछ सेम होगा। और डिफरेंट जो एलिमेंट होंगे, जैसे कार्बन और मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, इस ऑक्सीजन के अंदर जो एटम्स होंगे, ये एटम्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे ये कार्बन के एटम की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग जो एटम्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम रहती है। अगर कोई भी एटम के अंदर फिजिकल चेंज आ जाए या केमिकल चेंज आए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं, ठीक है। सो आफ्टर एटम वी आर हैविंग द टॉपिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का, बट ये क्या करता है? एग्जिस्ट अलोन कर सकता है। जैसे एक एटम भी हमने रीड किया था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कोई भी एलिमेंट के अंदर, और मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के अंदर, बट इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट अलोन कर सकता है, और जो एटम है वो कभी भी एग्जिस्ट अलोन कर नहीं सकता, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? देखो, अगर मैं टू और मोर एटम्स को कंबाइन कर दूँ तो एटम्स को कंबाइन करने पे क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के इक्वली होंगी। जैसे ये एटम्स की कुछ प्रॉपर्टी है, यही एटम की कुछ प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी इस मॉलिक्यूल में भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू मॉलिक्यूल। लाइक फर्स्ट मॉलिक्यूल वी आर हैविंग वाटर मॉलिक्यूल। तो इन वाटर मॉलिक्यूल व्हाट वी आर हैविंग, हमने क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो वाटर इज नथिंग बट वाटर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए, पर अगर आपको मॉलिक्यूल को बनाना है एटम्स को जोड़ के, तो आपको एटम्स को क्या करना होगा? एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करना होगा। जैसे एक वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:8 ही लेनी होगी। अगर आपने रेशियो को डिस्टर्ब कर दिया तो वो वाटर नहीं बनेगा, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने बताया ना कि जो मॉलिक्यूल्स है दे कैन एग्जिस्ट अलोन ऑन एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो मॉलिक्यूल है वो अलोन एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट अलोन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल वी आर हैविंग SO2। तो इसमें क्या होगा कि हमने दो एटम्स को कंबाइन किया, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इन दोनों को हमने कैसे कंबाइन किया? हमने एक सल्फर लिया और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ले, पर इनको रेशियो अच्छे से रखनी है। रेशियो कौन सी थी? 1:2 बाई वेट। इसी रेशियो में रखोगे अगर सल्फर और ऑक्सीजन को, तो आपके पास क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल वी आर हैविंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2। इसमें क्या होगा? 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज H2 बना लेंगे, ठीक है। और जो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स होंगे केमिकली कंबाइंड करेंगे, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलोन एग्जिस्ट कर सकता है। H2 अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला H एटम और अकेला H एटम ऐसे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ H2 कंबाइंड फॉर्म में ही, मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है इन्वायरमेंट में। Next we are having types of molecules. So there are two types of molecule, homoatomic molecules and heteroatomic molecule. जैसे नाम से क्लियर है, होमो का मतलब होता है सेम, अटोमिक मतलब एटम। जो मॉलिक्यूल के अंदर सेम एटम्स लगे होंगे, जैसे H2 है मेरे पास, ठीक है, O2 है, सेम हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम से बना है, 2 ऑक्सीजन एटम से बना है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल सेम एटम से जोड़ के बना होगा उसको हम होमोएटॉमिक बोलेंगे। हेट्रो मतलब डिफरेंट। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या टाइप है? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब डिफरेंट, एटॉमिक मतलब एटम्स। वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स को जोड़ के बना होगा वो हम बोलेंगे उसको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NH3, ये सभी क्या होंगे? ये सभी मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो मतलब सेम, अटॉमिक मतलब एटम्स। वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम एलिमेंट्स लगे होंगे उसे हम बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। इसमें अगर आपने देखा हो तो ये सेम एटम से जोड़ के बने हैं, सेम एलिमेंट से जोड़ के बने हैं। जैसे H+H H2, O+O O2, N+N N2, ऐसे सेम एलिमेंट्स को जोड़ के बना हुआ है। तो आप H2 को क्या बोलोगे? आप H2 को बोलोगे, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, इसको आप बोलोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। O2 को क्या बोलोगे? यू विल
से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को क्या बोलोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर को क्या बोलोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। अगर ऐसे आ गया मान लो 2S8 आ गया तो आप बोलोगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। अगर ऐसे आ गया 3O2 तो आप बोलोगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, हेट्रो मतलब डिफरेंट, एटॉमिक मतलब एटम्स। वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स को जोड़ के बने होंगे उसको हम बोलेंगे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया। अभी अमोनिया कैसे बना है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन की कंबाइंड करके वो क्या बना है, अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये वाटर है, वाटर H हाइड्रोजन को जोड़ के बना है, ऑक्सीजन को जोड़ के बना है। जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स 2 और मोर एलिमेंट्स को जोड़ के बने या 2 और मोर एटम्स को जोड़ के बने उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एलिमेंट। जैसे हम वर्ड यूज़ करें ना बार बार एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स होता क्या है, जैसे आपने 1 to 20 सीरीज नेम लर्न किया होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं एलिमेंट्स नेम, ठीक है। जो एक एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट एक सेम टाइप ऑफ एटम्स को जोड़ जोड़ के बना होता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर कोई और एटम है, कोई हीलियम का, कोई लिथियम, बेरिलियम, किसी का एटम नहीं है ना, तो हाइड्रोजन अकेला ही अपने हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ जोड़ के बना हुआ है। तो एक एलिमेंट क्या होता है, एक एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स को जोड़ के बना होता है जिसको हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग आयरन, गोल्ड, ये सभी एलिमेंट्स हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम्स को, आइडेंटिकल एटम्स को जोड़ के बने हुए हैं और इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अभी एलिमेंट्स का काउंट कितना है, पूरे हमारे यूनिवर्स में 120 एलिमेंट्स नोन है, मतलब जितने हमें पता है साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं वो 120 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली हमें मिल गए थे अर्थ सरफेस से। और जो साइंटिस्ट ने बाकी जो रह गए 120 में से 92 बाकी जो रह गए वो सभी क्या किए, साइंटिस्ट ने खुद डिस्कवर किए हैं लैब्स में। और ऐसा हो सकता है कि आगे जाके साइंटिस्ट और भी एलिमेंट्स को डिस्कवर करें लेबोरेटरीज में, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़ा ही है कि जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं सॉरी, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब वो सेम टाइप ऑफ एटम्स को जोड़ के बने होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये एक ही काइंड ऑफ एटम्स को जोड़ के बने होते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट नेचुरली, ये हमें नेचुरली भी मिलते हैं और हमें ये आर्टिफिशियली भी मिल सकते हैं या मिले हुए हैं, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आगे 3 मतलब स्टेट्स में हमें फाइंड आउट हो सकता है, मिल सकता है। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ओके। Now we are having classification for the elements. Elements can be classified into 4 types. First we are having metals, non-metals, metalloids and inert gases. Inert gases को हम noble gases बोलते हैं। वन बाय वन हम रीड करेंगे कि metals क्या होते हैं, non-metals क्या होते हैं, metalloids क्या होते हैं और inert gases क्या होती हैं, ठीक है। तो मेटल्स तो आपने अपने डेली लाइफ में सुना ही होगा वर्ड्स की, मेटल है, मेटल है, सोडियम का मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स मेनली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी भी एक मेटल है, पर मरकरी क्या होती है, मरकरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मेटल का जो सर्फेस होता है, मेटल का सर्फेस शाइनी होता है, थोड़ा सा ना शाइनी सा होता है, लस्ट्रस होता है। शाइनी को हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस। जैसे अगर आपने गोल्ड देखा हो तो गोल्ड थोड़ा सा शाइनी होता है ना, तो वो क्या होता है, वो एक मेटल है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, मेटल को वायर्स में भी ब्रेक कर सकते हैं और मेटल को हम थिन शीट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर तो मेटल को आप वायर्स में कन्वर्ट कर दो तो उसको हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं मेटल्स की, और अगर आप मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दो तो उसको हम मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं मेटल्स की, ठीक है। और मेटल्स के अंदर जो हीट है वो पास कर सकती है, वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, प्लस वो इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास कर सकता है, कौन, मेटल्स, ठीक है। और अगर आपको कोई भी एलिमेंट नेम से पता करना हो कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप क्या करोगे, आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na, ठीक है। आपने सोडियम का एटॉमिक नंबर चेक करना है कितना होगा, एटॉमिक नंबर विल बी 11, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी स्टार्ट कर देनी है 281। अगर तो लास्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो जो मतलब एलिमेंट होता है वो मेटल होता है। और अगर उसके लास्ट शेल में, ये होगा मेटल, ठीक है। अगर उसके लास्ट शेल में 5, 6, 7 होंगे एलिमेंट्स, सॉरी 5, 6 एंड 7 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के भी बता सकते हो कि वो जो एलिमेंट है वो मेटल है कि नॉन मेटल है। और जिसके लास्ट शेल में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फुली फिल्ड मतलब पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे, तो वो कौन से होंगे, वो नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज होंगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल यूजुअली लिक्विड और गैसेज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे मेटल से सॉलिड स्टेट में होते थे और जो नॉन मेटल्स है वो लिक्विड और गैसियस स्टेट में होंगे, ठीक है। इनका जो सरफेस होगा थोड़ा सा डल होगा, जैसे कार्बन है या सल्फर है, ठीक है। ये थोड़े से क्या होते हैं, डल सरफेस के होते हैं। और इनको हम क्या कर सकते हैं, कोई मतलब शेप अच्छे से, जैसे हम मेटल्स को तो वायर्स में या शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना अच्छे से, बट इनको नॉन मेटल्स को हम अच्छे से रीशेप नहीं कर सकते। तो इनका प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मैलेबिलिटी एंड नॉन डक्टिलिटी। इसको ना ही हम मैलेबल बना
सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आ सकती है कि उसको वायर्स में कन्वर्ट कर दें। और जैसे मेटल्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करता था, और इनमें क्या होगा, इनमें कोई भी हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सॉलिड कार्बन, ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स का मतलब क्या है, वो सब्सटेंसेस जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की। हमने प्रॉपर्टीज रीड की ना कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वो सब्सटेंसेस जिनमें कुछ की प्रॉपर्टीज मेटल की हो और कुछ की प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की हो, वो कौन से होते हैं, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स को हम सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। मेटालॉइड्स और सेमीकंडक्टर्स आर सेम थिंग, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होंगी। जैसे सिलिकॉन है, बोरॉन है, जर्मेनियम। आपने एग्जांपल्स लर्न रखनी है कि ये जो सभी एलिमेंट्स हैं ये कौन से, ये मेटालॉइड्स हैं, ठीक है। मतलब कुछ टाइम पे ये मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और कुछ टाइम पे नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस क्या, जैसे हमने रीड किया कि जो मेटल्स थे वो सॉलिड थे रूम टेम्परेचर पे, नॉन मेटल्स लिक्विड और गैशियस थे रूम टेम्परेचर पे। सिमिलरली जो नोबल गैसेस हैं वो क्या होंगी, गैशियस होंगी एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी भी काफ़ी लो होगी, ये बहुत कम रिएक्ट करेंगे किसी और एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि ये काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते एलिमेंट्स के साथ, इसीलिए हम इसको नोबल भी बोलते हैं। नोबल मतलब किसी के साथ ना रिएक्ट करना, अपने आप में रहना, इसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। और इनर्ट गैसेस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी क्या होते हैं, नोबल गैसेस। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख के बताना है कि ये नोबल गैसेस है, तो अगर लास्ट शेल में फुली फिल्ड है, फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट का नेम है नियॉन, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। इसकी कॉन्फिगरेशन लिखो 2 and 8। लास्ट शेल में फुली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो मतलब अगर फुली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या होती है, नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है, देखो कंपाउंड्स होता है कि जब 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करें, केमिकली कंबाइन करें फिक्स्ड रेशियो में, तो वो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स। अब यह बोलोगे तो हमने ये रीड किया था कि अगर 2 और मोर एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट कंबाइन, दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। अगर 2 या 2 से एटम कंबाइन कर दो तो वो मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। पर इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब सेम एलिमेंट सेम एटम्स कंबाइन करते हैं, बट कंपाउंड तब बनते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में डिफरेंस है। कंपाउंड्स के एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिंक सल्फाइड। देखो यहाँ पे एग्जांपल हमें गिवन है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करूँ, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करूँ, तो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बना लेंगे, दैट इज HCl, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कोई ना कोई अच्छे से फिजिकल स्टेट होती है, उसकी डेंसिटी होती है, कलर होती है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब स्मेल होता है, टेस्ट होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कंपाउंड्स के, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो कंपाउंड्स है वो दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। जैसे कि हम पता है जो कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है, तो H2 + Cl2 गिव राइज टू HCl। जो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, वो एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब उसमें से सभी एलिमेंट, सभी आइटम्स होंगे वो हाइड्रोजन क्लोराइड के होंगे, कोई भी उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट या कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं होगा, ठीक है। और ये जो कंपाउंड्स होंगे होमोजीनियस नेचर के होंगे। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, जो सेम काइंड ऑफ एटम से जोड़ के बना। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर सभी जो एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन क्लोराइड की होंगी, कोई भी डिफरेंट एलिमेंट या कोई भी डिफरेंट एटम नहीं ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी कि जो कंपाउंड है वो अपने एक डिफरेंट ही प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल ले लो। अगर मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड किया, ऐड करके मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, पर इन दोनों को मिक्स करके जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंटली कुछ और होंगी, इन दोनों से तो बिल्कुल ही अलग होगी, ठीक है। तो जो न्यू हमारे पास ये कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ एंटायरली डिफरेंट होगी फ्रॉम द प्रीवियस वन एलिमेंट्स, ओके। अभी जो ये एलिमेंट्स है, कंपाउंड के जो एलिमेंट्स बने हैं, ये एलिमेंट्स को हम कोई भी फिजिकल मीन्स से कन्वर्ट, फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे को हैंड बेकिंग से या सीविंग से, लोडिंग से, कोई भी मेथड से, फिजिकल मेथड से हम कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं कर सकते, बट हाँ कोई केमिकल मेथड लगाएंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। अगर हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो कंपाउंड बनाने में या तो एनर्जी हमें देनी होती है या एनर्जी इससे रिलीज होती है, मतलब कोई ना कोई एनर्जी का फॉर्मेशन इसमें ज़रूर होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मिक्सचर। तो मिक्सचर जैसे नाम से क्लियर है मिक्सचर की, अगर इसमें कोई ना कोई 2 और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स करके कोई चीज़ बनी होगी तो वो मिक्सचर होगा, ठीक है।
और इनमें जो 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक मिक्सचर बना होता है ना, वो 2 और मोर सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो पूरे मिक्सचर में हमें शो होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक ग्लास में मड भी है, मिट्टी भी है, ठीक है, एक मैंने ऑयल भी लिया हुआ है। अगर मैं मिट्टी और ऑयल को ऐसे मिक्स कर दूँ तो मेरे को पता चलेगा ना, ये ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेंगी और मिट्टी की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ऐसे तो जाके मिट्टी कुछ और बन जाएगा और ऑयल कुछ और बन जाएगा। तो मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी एलिमेंट्स की, जो मैंने मिक्स किए थे, वो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के, जैसे कंपोनेंट्स क्या, देखो अगर मैंने पानी लिया, पानी में मैंने क्या किया, शुगर ऐड कर दी, ठीक है। पानी में शुगर ऐड करने पे जो होगा, जो कंपोनेंट मैं ले रही हूँ, जो ये कंपोनेंट है मिक्सचर का, कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो वाटर लिया मैंने और एक शुगर लिया। वाटर और शुगर क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे मिक्सचर के। अभी मैं ये शुगर कितनी भी अमाउंट में ले सकती हूँ और पानी भी मैं कितनी भी अमाउंट में ले सकती हूँ। तो एक मिक्सचर को बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो कंपोनेंट्स है वो कोई भी आप अमाउंट में ले सकते हो। और अगर कोई भी यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म हो गया तो वो मिक्सचर को आप कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो मिक्सचर में कॉम्पोजिशन होगी, वेरिएबल्स कंपोनेंट्स की कॉम्पोजिशन होगी, कोई भी मात्रा होगी, वो आप डिफरेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको सेम अमाउंट ऑफ शुगर डालना है, सेम अमाउंट ऑफ पानी डालना है, आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैविंग एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, जैसे मैंने सॉल्ट सोल्यूशन बना दिया, पानी में नमक को घोल दिया, जैसे मैंने शुगर सोल्यूशन बना दिया, पानी में मतलब शुगर को मिक्स कर दिया, ठीक है। या ऐसे भी कुछ हो सकता है, जैसे मैंने ब्रास बनानी है। ब्रास कैसे बनती है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर कर दो तो ब्रास बन जाता है, ठीक है। अगर मैंने ग्लूकोज सोल्यूशन बनाना तो ग्लूकोज और पानी का मिक्सचर कर दो। अगर एयर है, एयर भी ये क्या होती है, मिक्सचर होती है। किसकी मिक्सचर होती है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सभी गैसेज होती है। सभी गैसेज को मिक्स करके वो क्या बनाती है, एक एयर बनाती है। Next we are having types of mixture. So there are two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. जैसे नाम से क्लियर है, होमो मतलब सेम, जिसमें मतलब कोई मिक्सचर बनाया मैंने और मिक्सचर बनाने के बाद वो अच्छे से मिक्स हो जाए, थॉरली मिक्स हो जाए सभी उसके कंपोनेंट्स, वो समझ ना आए कि वो कंपोनेंट्स कहाँ गए, मिक्स कर ऐसे अच्छे से हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रो मतलब डिफरेंट, वो मिक्सचर जिसमें डिफरेंटली पता चले कि ये कंपोनेंट ये रहा और दूसरा कंपोनेंट जो मैंने मिक्स किया था वो ये रहा, ठीक है। डिफरेंटली हमें दिखे नेक से भी, हाँ ये कंपोनेंट्स ये रहे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें प्रॉपरली थ्रू आउट द मिक्सचर अच्छे से मिक्स ना हो। सो नाउ वी आर हैविंग होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी। अगर मैंने फॉर एग्जांपल पानी में ऐसे शुगर को ऐड कर दिया और अच्छे से घोलना शुरू कर दिया, तो कुछ टाइम बाद आप घोलने के बाद क्या देखोगे, पता ही चलेगा ना शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गए। अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी कंपोनेंट अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, वो मिक्सचर ऐसे बन जाए कि समझ ही ना आए कि शुगर कहाँ गई और सॉल्ट कहाँ गया पानी में, तो वो कौन सा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में कोई भी एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं शो होगी कि जो वो कंपोनेंट्स की एक्स्ट्रा बाउंड्री कहाँ पे, अभी ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट ये रहा, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं होगी। जैसे शुगर सोल्यूशन है, पेट्रोल है, ब्रास है, ये सभी इनमें, जैसे ये ब्रास है, ये वाला, ये ब्रास में दिख नहीं रहा ना कॉपर कहाँ पे और जिंक कहाँ पे है, तो ये ब्रास भी कौन सा होगा, ये होगा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मैंने एक पानी लिया, पानी में मैंने हल्दी डाल दी, सैंड डाल दी, ठीक है, और इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को समझ आएगा ना कि हल्दी कहाँ पे पड़ी है और सैंड कहाँ पे पड़ी है। तो अगर तो एक अच्छे से एक्सटेंट बाउंड्री बन जाए कि ये सैंड रही, ये हल्दी रही, ये मिट्टी रही, ठीक है, जो भी है, तो अगर वो ऐसे कुछ बन जाए, प्रॉपरली मिक्स ना हो, अच्छे से वो प्रॉपरली कंबाइंड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। आपने इस चैप्टर में मेनली मेथड्स ही समझने हैं कि आप कैसे सॉलिड को, सॉलिड लिक्विड को, लिक्विड गैस को आप कैसे ऐसे मतलब मिक्सचर्स को सेपरेट करोगे, डिफरेंट मेथड लगाने हैं हमने। सो फर्स्ट वी आर हैविंग विनोइंग। तो विनोइंग देखो क्या होता है, विनोइंग एक मेथड है जो मेनली फार्मर्स यूज़ करते हैं। फार्मर किसके लिए यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे हस्क होते हैं ना, हस्क मतलब जिसमें वीट को बाहर निकालना होता है, उसके ना ढेर होते हैं उनके पास, उन ढेर को क्या करते हैं, वो ऐसे करके हवा में ऐसे नीचे को फेंकते हैं, ठीक है। नीचे फेंकने से क्या होता है कि जो ग्रेन्स है वो नीचे नीचे आ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स उनके होंगे, जो उनके कहो कि अनवांटेड पार्टिकल्स है, वो हवा में क्या आ जाएंगे, उड़ के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ग्रेन्स सेपरेट हो जाएंगे और जो मतलब अनवांटेड लाइटर पार्टिकल जिसको हम हस्क बोलते हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेसिक्स क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये डिपेंड करता है कि जो ग्रेन्स है वो, अगर कोई भी चीज़ हैवियर होगी तो वो नीचे आके बैठ जाएगी, और अगर कोई चीज़ लाइटर होगी, जैसे इसमें ग्रेन्स में क्या होगा, ग्रेन्स हैवियर है तो वो नीचे आके ज़मीन पे इकट्ठे हो जाएंगे, और जो हस्क है क्योंकि वो लाइटर है वो हवा से दूर उड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे लाइटर होना चाहिए जो हवा से ऐसे उड़ जाए, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैवियर होना चाहिए जो आके नीचे आके बैठ जाए, ठीक है। तो ऐसे करके इसको छानते हैं और पूरा नीचे को ऐसे फेंकते हैं। नीचे फेंकने से जो भारी चीज़ होगी, हैवियर चीज़ होगी, वो नीचे आके बैठ जाएगी, और जो हल्की चीज़ होगी वो हवा से ऐसे उड़ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट वी आर हैविंग मेथड ऑफ विनोइंग। मेथड समझ लो, इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है ग्रेन और हस्क का, एक्चुअली ग्रेन और हस्क को ही डिफरेंट करना होता है, अनाज और जो हस्क उसको डिफरेंट करना है। इसके लिए क्या करते हैं, उसको ऐसे डाल के ना एक मतलब रेक्टेंगुलर शेप में डाल के उसको क्या करते हैं फ्रॉम अ हाइट उसको नीचे फॉल ऑफ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है विंड से क्या होगा कि जो लाइटर हस्क होगी वो हवा में उड़ के एक साइड पे आ जाएगी और जो हैवियर ग्रेन होंगे वो फेल डाउन कर जाएंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि जो हस्क है वो अलग हो जाएगा ग्रेन से, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आपको हस्क को व्हीट ग्रेन से सेपरेट करना है तो आप कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हो, विनोइंग का मेथड यूज़ करते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग क्या होता है, देखो अगर आप मार्केट से कोई दाल लेके आए हो तो दाल में आपको पता छोटे छोटे कंकर तो होते ही हैं, ठीक है। अब उन छोटे छोटे कंकर्स को आप सेपरेट कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग। आप क्या करते हो, एक प्लेट में डालते हो दाल को और अपने हैंड से जो भी आपके पास कंकर आपको दिखते हैं उसको आप बाहर निकाल देते हो। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग, जिससे हम अनवांटेड कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं अपने डिजायर्ड वन से। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल बस ये है कि जो कंकर वगैरह या कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स होंगे उनका शेप साइज कलर कंपोनेंट्स का डिफरेंट होना चाहिए। अगर शेप साइज कलर डिफरेंट होगा तभी हमें डिफरेंशिएट होगा कि ना ये अनवांटेड पार्टिकल है और जो दाल है हमारी वांटेड पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल बस यही है कि जो भी आपके पास अनवांटेड पार्टिकल्स है उसका शेप साइज और कलर डिफरेंट होना चाहिए एज कम्पेयर टू द वांटेड पार्टिकल्स। इसका मेथड बहुत ही सिंपल है। इसका मेथड क्या है कि आपने इसका मतलब क्या करना है, जो स्मॉलर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो स्टोन्स वगैरह प्रेजेंट है वो हमें डिफरेंट शेप साइज कलर में वैसे दिख जाते हैं, ठीक है। उसको मैनुअली आपने क्या करना है, हैंड से उठाना है और उसको बाहर फेंक देना है बस। अगर आपने स्टोन्स निकालने हैं बाहर पल्सेस से तो आप हैंड पिकिंग वाला मेथड यूज़ करते हो। नेक्स्ट वी आर हैविंग मैग्नेटिक सेपरेशन। कुछ सेपरेशंस ऐसी जिसमें हम मैग्नेट यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेक्निक है, इसमें हम सल्फर है और सल्फर के मान लो चलो सल्फर भी हो सकता है या सैंड भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है। मिट्टी के अंदर ना छोटे छोटे मतलब आयरन की फिलिंग्स मान लो मिक्स हो गई, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ऊपर से मैं मैग्नेट निकाल दूँगी, मैग्नेट रख दूँगी। तो मैग्नेट क्या करेगा, सैंड में से आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ ले लेगा और सैंड नीचे रह जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप मैग्नेटिक सेपरेशन से सैंड और आयरन फिलिंग्स को अलग कर सकते हो, मतलब सॉलिड को अलग कर दिया हमने। यहाँ पे सैंड भी सॉलिड है, आयरन फिलिंग्स भी सॉलिड है, सॉलिड को आपने अलग कर दिया, ठीक है। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या होगा, मेन प्रिंसिपल बस यही है कि जो मैग्नेट है उसकी एबिलिटी होती है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इससे क्या होगा, जो सॉलिड आयरन की फिलिंग्स है वो अलग हो जाएंगे और जो सॉलिड सैंड के पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे। मेनली हमने जो ये पढ़ा ना कि जो ये हैंड पिकिंग पढ़ा, ये भी सॉलिड को सेपरेट किया, स्टोन्स भी सॉलिड है, दाल भी सॉलिड है, ठीक है। और हमने जो ये रीड किया विनोइंग वाला, इसमें भी सॉलिड को सेपरेट किया कि जो हस्क थी वो भी सॉलिड था और जो ग्रेन्स थे वो भी सॉलिड थे, ठीक है। इन मेथड में मेनली हम सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं। तो इसका मेथड देखो, मेथड में क्या है, बस एक कंटेनर लेना है। कंटेनर में आपने क्या करना है, सैंड और जिसमें आयरन फिलिंग्स मिक्स्ड है उसको एक कंटेनर में ले लेना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर ऐसे मैग्नेट रख दोगे। मैग्नेट रखने पे क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, उस पर स्टिक हो जाएंगी। वाइल जो नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी मतलब सैंड वगैरह या सल्फर वगैरह को भी अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस मेथड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो एग्जाम्पल आप ऐसे लर्न कर लो कि अगर आपने सैंड और आयरन को सेपरेट करना है, तो सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है, तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस वी आर हैविंग सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना। जब हम आपने देखा आटा छानते हो, जब आटा छानने पे क्या होता है कि उसके आटे के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो छानने पे रह जाते हैं और जो आटे के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं तो छानने से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसमें क्या करना है, अपने मिक्सचर को सेपरेट करना है थ्रू द पोरस मटीरियल। ये पोरस मटीरियल है। पोरस मतलब जो मतलब कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने देगा और कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये जो सीव्स होते हैं या होल्स होते हैं, इन होल्स में से क्या करेगा, जो हैवियर पार्टिकल होगा वो तो ऊपर ही रिटेन रहेगा और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे इन सीवे से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, ये प्रिंसिपल है फिल्ट्रेशन पे। फिल्ट्रेशन ही हो रहा है ना, फिल्टर ही कर रहे हैं हम इसको। जो मतलब छोटे पार्टिकल्स है वो नीचे आ रहे हैं और जो बड़े पार्टिकल्स है वो सीव पे, जो इस सीविंग प्लेट पे वो रह रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, फिल्ट्रेशन पे, या इसके पार्टिकल्स साइज के डिपेंड पे भी करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वो साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर तो छोटे पार्टिकल्स होंगे तो सीव से बाहर आ जाएंगे। अगर मैंने ऐसा ले लिया कोई मटीरियल जिसमें वो सीव से पास ही नहीं कर रहा, फिर तो सेविंग करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने एक पार्टिकल्स छोटे हैं और एक पार्टिकल्स बड़े हैं, उन दोनों को सेपरेट करना है तो आप सीविंग का प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग मेथड ऑफ दिस। तो इसका मेथड मेनली सीव का ही होगा। जैसे आपने फॉर एग्जांपल चाय है, चाय को आपने पोने से आप पुनते हो ना, चाय को पुनने का मतलब, चाय को फिल्टर करने का मतलब क्या है कि जो चाय पत्ती होती है, टी लीव्स होती हैं, वो पोनी पे रह जाती है, सीव पे रह जाती है, ठीक है। और जो उसका लिक्विड मटेरियल है वो पोर से बाहर निकल के हमें कप में डाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होंगे वो सीव पे रह जाएंगे क्योंकि उनका साइज़ डिफरेंट होगा और जो हमारे पास दूसरे कंपोनेंट्स होंगे लार्जर वन, वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, अगर आपने टी से टी लीव्स को सेपरेट
सेपरेट करना है तब भी आप सीविंग यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने सीविंग फ्लोर, जैसे आप आटा को छानते हो उसमें थोड़े थोड़े लम्प्स होते हैं ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको सेपरेट करना तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, सीविंग मेथड को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर वी आर हैविंग सब्लिमेशन। तो अकॉर्डिंग टू सब्लिमेशन क्या होगा, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर स्टेट में विदाउट गोइंग लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप हीट करो, हीट करने पर सॉलिड तो वेपर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे भी सब्लिमेशन हो सकता है। अगर आप इन रिवर्स करो, इसका रिवर्स कर दो, वाइस वर्सा कर दो, तो अगर आप कोई भी वेपर को कूल कर दोगे, कूल करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये सब्लिमेशन प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, कोई भी दो सॉलिड्स सॉल्युबल है एक दूसरे में, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करोगे, सब्लिमेशन का। तो सब्लिमेशन में हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। टर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो है सब्लाइम और एक है सब्लिमेट। ठीक है, तो सब्लाइम क्या होता है, ध्यान से देखो, जो सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन शो कर रहा है उस सॉलिड सब्सटेंस को हम बोलेंगे सब्लाइम। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर कैम्फर डाल दिया, क्योंकि कैम्फर हीट करने पे डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कैम्फर क्या होगा, कैम्फर होगा मेरे पास सब्लाइम। जो सॉलिड सब्सटेंस शो कर रहा है सब्लिमेशन वो क्या होगा, सब्लाइम। और जो सॉलिड फॉर्म हो गया, मतलब यहाँ पे एक सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा, जो ये सॉलिड फॉर्म होया कूलिंग करने पे, मतलब वेपर्स को कूल करने पे सॉलिड फॉर्म होगा, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेट। ठीक है, क्या क्या होगा कि जो कैम्फर है, कैम्फर को अगर आप हीट करोगे, हीट करने पे वो क्या होगा, कुछ कैम्फर के गैशियस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कैम्फर्स को हम क्या बोलेंगे, कैम्फर को बोलेंगे हम सब्लाइम। ठीक है, अभी जो गैशियस पार्टिकल्स को अगर आप कूल करना स्टार्ट कर दोगे, कूल करने पे फिर वो क्या करेगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। ठीक है, समझ आ गया ना, सब्लिमेट एंड सब्लाइम में। Next we are having examples in order to use the sublimation. First we are having the अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी मिक्सचर हैं जो आप सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। नाउ वी आर हैविंग द एक्सपेरिमेंट टू सेपरेट द कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सब्लिमेशन है वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर मैंने एक सॉलिड ले लिया अमोनियम क्लोराइड और एक सॉलिड ले लिया सॉल्ट, इन दोनों को भी मैंने सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करूँगी, विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आप क्या करोगे, एक तो आप क्या करोगे, ये बर्नर लोगे, ठीक है, एक आप फनल लोगे, ये वाली क्या होती है, फनल होती है। ठीक है, एक आप ट्राईपॉड स्टैंड, ये वाला होता है हमारे पास ट्राईपॉड स्टैंड, यहाँ पे होती है वायर ग्यूज। ठीक है, वायर गॉज ऐसे करके ना, ऐसे करके वायर गॉज होती है, आपने शायद केमिस्ट्री लैब में देखी हो, ये वायर गॉज होती है। ठीक है, एक आप वॉच ग्लास लोगे, स्पैचुला लोगे, मतलब सभी सामान सब कुछ लेके फिर आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करोगे। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट क्या होगा, आपने इस फनल में एक तो अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर डाल देना है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इस पूरे जो ग्लास है उसको हमने क्या करना है, हीट करना स्टार्ट कर देना, फनल को हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब आप हीट करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पता है जो अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर प्रेजेंट है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमिएबल सब्सटेंस है। सब्लिमिएबल सब्सटेंस मतलब क्या, वो हीट लेने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर जाके क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड के थोड़े से वेपर्स होंगे ना, वो सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे आके स्टिक हो जाएंगे। क्यों स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आके क्या होगा, वो कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कभी भी गैसियस पार्टिकल कूल होंगे, कूल आके वो फिर सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्ट इसके अंदर अंदर रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे आ गया, तो हमने क्या किया, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑब्जर्वेशन रिलेटेड दिस। आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपने ऑब्जर्व ये किया कि जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड होगा वो स्टिक हो जाएगा वॉल्स ऑफ द फनल पे। ठीक है, और सब्लिमेशन होने के बाद जो ये सॉल्ट रह जाएगा वो नीचे नीचे रह जाएगा, और जो अमोनिया था वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट करना स्टार्ट कर गया, और ऊपर आके वो क्या होगा, ऊपर आके थोड़ा सा कूल होकर वो सॉलिड में फिर कन्वर्ट होकर यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। तो इससे आप क्या करोगे, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर दोगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेपरेशन ऑफ आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड। अगर आपको आयोडीन और सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना, उसका आपके पास मिक्सचर गिवन है, तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे, उसको सेपरेट करने के लिए प्रोसेस यूज़ करोगे सब्लिमेशन का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सब्लिमेशन क्या होता है कि अगर हम आयोडीन और सोडियम क्लोराइड के पूरे मिक्सचर को सब्लाइम करना स्टार्ट कर दें, सब्लाइम करने से क्या होगा, जो आयोडीन है इसमें जो आयोडीन होगी वो तो सब्लाइम करके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, मतलब वो तो इवेपोरेट करके बाहर निकल जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। जो भी सब्सटेंस इवेपोरेट कर रहा है, बाहर जा रहा है, उसको हम सब्लिमेट बोलते हैं। और जो भी सब्सटेंस मतलब बाहर नहीं जा रहा, इस कंटेनर के अंदर ही रह जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यू। तो आप आयोडीन और सोडियम क्लोराइड को सब्लिमेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो।
नेक्स्ट सेपरेशन वी आर हैविंग ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, आयरन फिलिंग्स एंड कैम्फर। ठीक है, आपके पास ये बीकर में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन फिलिंग्स और कैम्फर, इसको हमने सेपरेट करना है। तो सेपरेट आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको सब्लिमेशन करोगे। ये पूरे हमारे पास सैंपल में इसके अंदर पूरा ये मिक्सचर प्रेजेंट है, तो आप सबसे पहले सब्लिमेशन का प्रोसेस लगाओगे। जब सब्लिमेशन का प्रोसेस लगाओगे तो इसमें क्या होगा कि जो कैम्फर होगा, क्योंकि कैम्फर बीइंग अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, वो थोड़ी सी हीट लेने पे क्या करता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप सब्लिमेशन का प्रोसेस स्टार्ट करोगे, उसमें क्या होगा, जो कैम्फर है वो ऊपर चला जाएगा एज अ सब्लिमेट, और इसके अंदर ये डिश के अंदर क्या रह जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, पोटेशियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स को ऐसे एक प्रॉपर कंटेनर में ले लोगे। कंटेनर में लेने के बाद आप इसको क्या करोगे, मैग्नेटिक सेपरेशन करोगे, मैग्नेटिक मेथड लगाओगे। मैग्नेटिक मेथड से क्या होगा कि जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, क्लिंग हो जाएंगी, और जो पोटेशियम क्लोराइड है वो लेफ्ट रह जाएगा एज अ रेसिड्यू। तो इन तीनों को सेपरेट करने से सबसे पहले मैंने सब्लिमेशन लगाया, क्योंकि कैम्फर बीइंग अ सब्लिमेबल सब्सटेंस वो सब्लिमेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो सब्लिमेट हो गया। रेस्ट क्या बचा आपके पास, पोटेशियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स आपके पास बच गए, तो आपने वो क्या किया, एक कंटेनर में शिफ्ट कर दिए। अभी उसके बाद आपने क्या किया, मैग्नेटिक सेपरेशन लगाया। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट की तरफ क्लिंग हो जाएगी, वो अलग होगी, और पोटेशियम क्लोराइड अलग रह गया। ठीक है, इन तीनों को मैंने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट सेपरेशन वी आर हैविंग ऑफ स्टोन्स, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। मेरे पास यहाँ पे स्टोन्स है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है। मैंने ऐसे छाननी में ले लिया इन तीनों को। जब ऐसे छानना स्टार्ट करोगे ना, तो स्टोन्स क्या हो जाएंगे, ऊपर ऊपर रह जाएंगे, क्योंकि साइज़ बड़ा है स्टोन्स का, वो सीव पे रह जाएंगे, और ये पोर से पास होकर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बाद में आपने क्या करना है, उस पूरे मिक्सचर को ऐसे इन्वर्टेड फनल में ले लेना है। ठीक है, इन्वर्टेड फनल में लेने पर आपने क्या करना है, उसको इवेपोरेट सब्लिमेशन करनी स्टार्ट कर देनी है। जब आप सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को सब्लाइम करोगे, सब्लिमेशन करोगे, तो अमोनियम क्लोराइड बीइंग अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, ये सब्लिमेट हो जाएगा, ये ऐसे इवेपोरेट हो जाएगा, और जो सोडियम क्लोराइड है वो ऐसे नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो आपने इन तीनों कैसे सेपरेट किया, फर्स्ट तो मैंने क्या किया, सीविंग लगाया। सीविंग लगाने के बाद मैंने सब्लिमेशन का प्रोसेस लगाया। सो इन तीनों को सेपरेट करने के लिए मैंने दो मेथड्स लगाए। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग मेथड्स टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड फॉर्म लिक्विड सोल्यूशन। आपने क्या करना है, अगर आपको लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करना है या आपको सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना है, तो आप कौन से मेथड लगाओगे, वो वन बाय वन हम रीड करने वाले हैं। हियर वी आर हैविंग फर्स्ट मेथड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकंडेशन तो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, वेरी इजी मेथड है। इसमें क्या करना है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल मडी वाटर से मड को सेपरेट करना है और वाटर को सेपरेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मड वाटर को ऐसे बीकर में ले लोगे। जब मड वाटर वाला बीकर आप कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ दोगे ना, तो आप ये नोटिस करोगे 1 या 2 मिनट के बाद कि जो मिट्टी है वो नीचे नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल्स है वो हेवियर है, वो नीचे आके बैठ जाएंगे, सिंक कर जाएंगे, और पानी बीइंग अ लाइटर वो क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आपने ये देखा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हैवियर पार्टिकल्स है उसको नीचे बिठा देते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जो ये सैंड के पार्टिकल्स नीचे आके बैठे हैं, इनको बोलते हैं सेडिमेंट। ये कौन से होंगे, सेडिमेंट, सॉलिड पार्टिकल्स नीचे आके बैठे हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। इसका प्रिंसिपल देख लो, इसका प्रिंसिपल बस यही है कि इनमें जो हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं, इनमें एक कंपोनेंट हैवियर होना चाहिए और एक कंपोनेंट लाइटर होना चाहिए, तभी तो वो नीचे आके बैठेगा ना। तो हैवियर कंपोनेंट विल सेटल डाउन एंड लाइटर कंपोनेंट विल फ्लोट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। हेयर वी आर हैविंग द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने ग्लास लेना, उसको मडी वाटर से फिल कर देना है, कुछ टाइम तक आपने ऐसे ही रख देना उसको। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो मड है वो नीचे आके बैठ जाएगा और जो क्लियर वाटर है वो अबव आ जाएगा, और जो ये सेटलिंग डाउन ऑफ द मड है ना, इसको ही हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं, और ये मड जो नीचे आके अभी बैठ चुका है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, सेडिमेंटेशन के बाद डिकंडेशन, क्योंकि जब आपका मड है वो नीचे आके बैठ गया, जो पानी है फ्लोट करना स्टार्ट हो गया, अभी अपने बड़े आराम से इसको उठाना है और पानी आपने दूसरे बीकर में डाल देना है। ठीक है, अगर पानी आप दूसरे बीकर में डाल दोगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकंडेशन, कि आपने बड़े आराम से उसको उठाना है, उठा के आपने पानी वाली लेयर दूसरे बीकर में डाल देनी है और मड इसमें रह जाएगा। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकंडेशन। तो डेफिनेशन देख लो, डिकंडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली पोरिंग ऑफ द क्लियर लिक्विड और सुपरनेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मिक्सचर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटलमेंट। हमें डिस्टर्ब नहीं करना सेटल नीचे वाले को, सेटल्ड वाले को आपने ऊपर लेयर के दूसरे मतलब बीकर में डाल देनी है, इसको हम बोलेंगे डिकंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग लोडिंग और कॉकुलेशन। तो लोडिंग और कॉकुलेशन एक्चुअली सेडिमेंटेशन के मेथड को ही इंक्रीज करने का एक मेथड है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल मडी वाटर ले लिया, ठीक है, मडी वाटर में क्या होता है ना, जब मडी वाटर आप सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन सेपरेट करते हो तो वो कुछ टाइम ले लेता है, तो हमें वहाँ पे बैठना पड़ता है कुछ टाइम के लिए कि कब मड नीचे जाके बैठेगी, कब पानी ऊपर आएगा, फिर आप डिकंडेशन करो। तो आपको अगर सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन का प्रोसेस इंक्रीज करना है, तो आप क्या करते हो, आउटसाइड से एक्सटर्नल एजेंट कुछ ऐड कर देते हो, एक्सटर्नल कुछ केमिकल ऐड कर देते हो। वो केमिकल आप एलम भी यूज़ कर सकते हो, एलम मतलब फटकड़ी, जो
फटकड़ी यूज़ करते हो तो आप क्या कर सकते हो, सेडिमेंटेशन मडी वाटर में आप एलम को डाल दो तो एलम क्या करेगा, एलम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होगा तो आपको ज़्यादा टाइम बैठना नहीं पड़ेगा, उसको देखना नहीं पड़ेगा कब जाके मड नीचे बैठेगा, कब मैं पानी को बाहर निकालूंगी। ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं लोडिंग और कोगुलेशन। इसमें क्या होगा कि बस एक्सटर्नल सब्सटेंस का हम ऐड करेंगे ताकि जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो लोडिंग क्या होगा, सेडिमेंटेशन को स्पीड अप करने के लिए हम लोडिंग यूज़ करेंगे। इसमें क्या करता है, वैसे तो मैं सिर्फ पानी की एग्जांपल ले रही हूँ, एक स्मॉल बीकर की एग्जांपल ले रही हूँ, बट ऐसे नहीं होता। सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो बड़े बड़े पानी को प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अभी अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ पानी होगा तो ऐसे मैं वेट करती रहूँगी बैठ के भी कब मिट्टी नीचे जाएगी, पानी ऊपर आएगा, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो करते हैं, मतलब बड़े जो वॉल्यूम ऑफ पानी आपको प्योर करना होता है उसमें वो एक्सटर्नल एजेंट ऐड कर देता है ताकि जो कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस और फटाफट इंक्रीज हो जाए और उनका काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल एजेंट आप कौन सी यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल एजेंट यूज़ कर सकते हो एलम। एलम मतलब फटकड़ी, वो पानी में आप ऐड कर सकते हो, उसमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्शन क्या होगा, एलम एक्चुअली क्या करेगा उसके अंदर जाके, एलम जब मडी वाटर में जाके डिजॉल्व होगा ना तो एलम क्या करेगा, जो फाइन पार्टिकल्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनको और हैवियर बनाने में हेल्पफुल होगा। एलम जब पानी में जाके मिक्स होता है तो हैवियर जो सैंड के पार्टिकल्स है, हैवियर पार्टिकल्स हैं, उनको और हैवियर करता है। अगर और हैवियर हो जाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन का रिजल्ट क्या आएगा, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि अगर आपको मडी वाटर को प्योरीफाई करना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, एलम उसमें ऐड कर सकते हो। एलम क्या करेगा, एलम मेनली क्ले पार्टिकल्स को या मड के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनको और हैवियर बना देगा और फास्टर सेटल डाउन करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स है, ठीक है, लिक्विड मिक्सचर में आपके पास कोई सॉलिड मिक्सचर इनसॉल्युबल है, उसको आपने सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में एक तो आपको ऐसे फ्लास्क चाहिए, ग्लास फ्लास्क, एक आपको ऐसे फनल चाहिए। ठीक है, फनल के ऊपर आप फिल्टर पेपर रखते हो तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास लिक्विड और इनसॉल्युबल प्रेजेंट है इस बीकर में, उसको आप ऐसे पोर करना स्टार्ट करोगे ना, तो जो भी इस हमारे पास यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड होगा वो ऐसे फिल्टर पेपर पे आ जाएगा और जो लिक्विड होगा वो नीचे आके बैठ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे फिल्टर पेपर पे सॉलिड मटेरियल होगा उसको हम रेसिड्यू बोलेंगे और जो नीचे आके पानी लिक्विड नीचे आ जाएगा उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। रेसिड्यू और फिल्ट्रेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा सॉलिड मटेरियल उसको हम रेसिड्यू बोलेंगे और जो हमारे पास नीचे आ जाएगा फिल्टर्ड वाटर आ जाएगा उसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, फिल्ट्रेशन मेनली क्या करता है, अगर आपको सॉलिड को सेपरेट करना है जो लिक्विड में अच्छी तरह मिक्स नहीं है तो आपको क्या करना है, लिक्विड में से वो सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करना है तो आप फिल्ट्रेशन यूज़ करोगे। इसका सेटअप क्या है कि आपको एक फिल्टर पेपर चाहिए, मतलब फिल्टर पेपर में आपको उसको फिल्टर करना है, तो मेन सेटअप उसका फिल्टर ही होना चाहिए कि वो फिल्टर करेगा बस मिक्सचर को। इसका एक्शन क्या है कि आपको फिल्टर पेपर यूज़ करना है, फिल्टर पेपर पे क्या होगा, सॉलिड मटेरियल फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और लिक्विड मटेरियल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, जो क्लियर वाटर होगा वो नीचे नीचे आ जाएगा जिसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे और जो रेसिड्यू जो मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे, वो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यू बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैविंग एग्जांपल रिलेटेड टू फिल्ट्रेशन। तो आप कौन से आप मतलब मिक्सचर्स को सेपरेट करते हो, इसे मिक्सचर इज सिल्वर क्लोराइड एंड वाटर। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जब आप इसको पानी में मिक्स करते हो तो अच्छे से मिक्स नहीं होता। अगर आपको सेपरेट करना है उसको तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करोगे। इसमें क्या होगा कि जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो फिल्टर पेपर पे आके रिटेन रह जाएगा और जो नीचे पानी है वो साफ पानी नीचे आ जाएगा, पानी को हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो इसकी समरी क्या भी, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सॉलिड मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ आता है जो मतलब इनसॉल्युबल है लिक्विड में। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फिल्टर पेपर, तो लिक्विड पास करता है जब फिल्टर पेपर से, जो लिक्विड फिल्टर पेपर से पास कर गया उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे और जो सॉलिड मटेरियल्स में रह जाएगा उसको हम रेसिड्यू बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हैविंग फ्लोटेशन मेथड। तो फ्लोटेशन मेथड आप कहाँ भी यूज़ करते हो, फ्लोटेशन मेथड यूज़ होता है कि अगर आपने इनसॉल्युबल सॉलिड को पानी में डाल दिया या कोई भी लिक्विड में डाल दिया और वो इनसॉल्युबल सॉलिड लाइटर होता है, कोई इनसॉल्युबल सॉलिड अगर लाइटर होगा तो वह लाइटर होने पे क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। तो सॉलिड जो मतलब मिक्स नहीं होगा, हमने इसको सेपरेट करना है पानी से, तो बीइंग लाइटर वो सॉलिड क्या करेगा, ऊपर आके फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगा और जो पानी है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, कोई भी फिल्ट्रेशन या कोई मेथड लगा के उसको इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हो। और इस मेथड को जिसमें लाइटर पार्टिकल्स फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं ऑन द वाटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोटेशन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो फ्लोटेशन है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो लाइटर होंगे लिक्विड से वो क्या करेंगे, फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसका एक्शन क्या होगा कि आपने मिक्सचर को अच्छे से स्टर करना है, स्टर करने के बाद क्या होगा कि जो लाइटर सॉलिड पार्टिकल्स है वो राइज करना स्टार्ट कर जाएंगे सरफेस पे। तो रिजल्ट क्या होगा कि जो लाइटर पार्टिकल्स है सॉलिड के, जब वो टॉप पे आ जाएंगे, टॉप पे आने के बाद उसको आप कलेक्ट कर सकते हो, साइड कर सकते हो और पानी को आप साइड कर सकते हो। ठीक है,
इसकी एग्जांपल है कि अगर आपको सॉ डस्ट और वाटर को सेपरेट करना है, अगर आपको सॉ डस्ट और वाटर को सेपरेट करना है तो आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हो? फ्लोटेशन का प्रोसेस। सॉ डस्ट मतलब क्या होता है कि जो बूरा नहीं होता, लक्कड़, जो अब लक्कड़ को ऐसे मतलब रगड़ते हैं तो उसका बूरा आ जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में मिक्स है तो उसको आप कैसे सेपरेट करोगे? फ्लोटेशन के मेथड से। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेंट्रीफिकेशन मेथड। तो सेंट्रीफिकेशन मेथड क्या होता है कि जो बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं ना, उसको आपने सेपरेट करना है। अभी सेपरेट कैसे करना है? सेपरेट करने के लिए प्रोसेस होता है सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन एक्चुअली ना एक मशीन होती है, मशीन के अंदर आप ऐसे टेस्ट ट्यूब रख दो। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने ये टेस्ट ट्यूब रख दी, टेस्ट ट्यूब के अंदर ना बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल सॉलिड के, जिसको मैं ऐसे सेपरेट फिल्ट्रेशन से भी नहीं कर सकती, कोई मैथड से भी नहीं कर सकती, पर मेरे को सेपरेट करनी है। अब मैं सेपरेट कैसे करूँगी? मैं यूज़ करूँगी प्रोसेस सेंट्रीफिकेशन। इसमें एक मशीन होगी, मशीन के अंदर मैं ऐसे यार टेस्ट ट्यूब रख दूंगी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब क्या करेगी? ऐसी मशीन क्या करेगी? बहुत ज़्यादा रोटेट करेगी, स्पिन करना स्टार्ट कर देगी। स्पिन मतलब रोटेट करेगी, तेज तेज रोटेट करेगी। कुछ टाइम बाद आप जिसको स्टॉप करोगे, आप क्या देखोगे कि जो हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, जो हमारे पास हैवियर पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे आके बैठ जाएंगे, आउटर एजेस पे नीचे आके बैठ जाएंगे, और जो लिक्विड मतलब थोड़ा सा लाइटर लिक्विड होगा वो ऊपर आके बैठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? हैवियर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स को इसको आप सेपरेट कर सकते हो विद द प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफिकेशन। बट इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइनी पार्टिकल्स होंगे, उनको सेपरेट करने के लिए आप यूज़ करते हो सेंट्रीफिकेशन। और जो हम ये मशीन यूज़ कर रहे हैं, मशीन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग मशीन। मेनली इसमें पता क्या होता है कि जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो आउटर एजेस पे आ जाते हैं, हैवियर पार्टिकल्स ऐसे एजेस पे आ जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं तो लाइटर पार्टिकल सेंटर में रह जाएंगे, ऐसे लाइटर पार्टिकल सेंटर में रह जाएंगे। तो आप ऐसे इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। अगर आपको मिल्क में से क्रीम निकालनी है, ठीक है, तो आप सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो स्पीड होगी, स्पीड होने पे क्या होता है कि जो लाइटर क्रीम होती है वो टॉप पे कलेक्ट हो जाती है, और जो रेस्ट ऑफ द मिल्क होता है वो नीचे नीचे रह जाता है। ऑफ मिक्सचर्स वी आर हैविंग इवेपोरेशन। जैसे इवेपोरेशन तो आपने नेम सुना ही होगा। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड स्टेट है वो गैशियस स्टेट में ऑन द हीटिंग कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर है? सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है। सॉल्ट और वाटर में को डिफरेंट करना है, सेपरेट करना है, तो कैसे करूँगी? इसको मैं क्या करूँगी? इवेपोरेशन मेथड लगाऊंगी। इवेपोरेशन मेथड से मैं क्या करूँगी? इस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट कर दूँगी। जब आप हीट करोगे तो ऑब्वियसली जो पानी होगा वो इवेपोरेट करके एटमोसफियर में आ जाएगा। जब काफ़ी सारा हीट करने के बाद आप कुछ टाइम बाद देखोगे ना, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो ऐसे नीचे नीचे आ जाएंगे। तो इट मीन्स कि मैंने सॉल्ट और पानी को सेपरेट कर दिया। बाय विच मैथड? बाय द मैथड इज नोन एज इवेपोरेशन मैथड। और इवेपोरेशन मेथड मेनली आप यूज़ करते हो सॉलिड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, जिसमें सॉलिड और लिक्विड मिक्स होते हैं, मिक्सचर होता है, और आप सॉलिड कंपोनेंट को आप क्या करते हो? सेपरेट कर देते हो फ्रॉम द लिक्विड कंपोनेंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग यूजेज एंड एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन। फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको सॉल्ट वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करना है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में से, तो आप क्या कर सकते हो? सॉलिड को अलग कर सकते हो, मतलब सॉल्ट को अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो। मीन्स इसमें आप मेनली क्या करोगे? अगर कोई भी पानी में कोई भी सॉलिड चीज़ मिक्स हुई है तो सॉलिड चीज़ को आप सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन का मेथड लगाओगे। और लार्ज स्केल पे अगर आपको कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से इवेपोरेट करना होता है तो लार्ज स्केल में भी इवेपोरेशन मेथड का यूज़ आता है, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सी वाटर है, सी वाटर के ऊपर क्या होगा? सन भी होगा। जब सन की रेज इस सी वाटर पे पड़ेंगी तो वो क्या करेंगे? इवेपोरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। जब पूरा पानी ऐसे इवेपोरेट कर जाएगा तो उसमें बिहाइंड क्या रह जाएगा? उसमें बिहाइंड रह जाएगा सॉल्ट, तो वो सॉल्ट को ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन वी आर हैविंग डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है कि अगर आपको कोई भी इम्प्योर लिक्विड में से प्योर लिक्विड को कन्वर्ट करना है तो उसमें आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हो? डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हो, ठीक है। एक्चुअली डिस्टिलेशन के प्रोसीजर में क्या होता है कि आप लिक्विड लोगे, लिक्विड को आप हीट करना स्टार्ट कर दोगे। जब आप लिक्विड को हीट करोगे ऑब्वियसली उसमें वेपर्स कन्वर्ट होंगे। बाद में उन वेपर्स को क्या करते हैं? जब वेपर्स यहाँ पे आ जाएंगे, वेपर्स को कूल करते हैं। कूल करने के बाद वो वेपर्स फिर अगर देखो कोई भी आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करो या कूल कर दो तो गैशियस को कूल करने पे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड। इसमें भी क्या होगा? इसमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, उसको क्या करेंगे? उसमें लिक्विड डाल देंगे। बाद में उस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर देंगे, हीट करके वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आके वो उसको कूल करना स्टार्ट कर देंगे स्टीम को। जब ये स्टीम कूल हो जाएगी, कूल होने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो ये पूरा क्या आ जाएगा? प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा विद दिस फुल प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन प्रोसेस।
तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस क्या होंगे, फर्स्ट प्रोसेस होगा हीटिंग का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हीटिंग हो जाएगी, लिक्विड हीट करके क्या बनेगा, स्टीम में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड आ जाएगा यहाँ पे वेपर्स में, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अभी जो ये वेपर्स है, ये वेपर्स जाएंगे इसमें, इसको बोल कंडेंसर बोलते हैं इसको, इसमें जाएगा। तो थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो यहाँ पे लिक्विड है, जो यहाँ पे वेपर्स हैं, वेपर्स जाएंगे कंडेंसर में, वो कूल होना स्टार्ट हो जाएंगे और वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फोर्थ आ जाएगा कलेक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो लिक्विड है पूरा प्योर लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग यूजेज एंड एग्जांपल। डिस्टिलेशन की हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ ये यूज़ होता है कि अगर आपने नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को लिक्विड में से सेपरेट करना हो तो आप कौन से मेथड से सेपरेट करते हो, डिस्टिलेशन मेथड से। मतलब आपको कोई भी अगर चीज़ को लिक्विड को प्योर करना है तो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सोल्यूशन में से प्योर लिक्विड को सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करो। जैसे मेडिकल्स में भी क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर अगर बनाना हो ना, कोई भी केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब में अगर डिस्टिल्ड वाटर बनाना हो तो डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर, प्योर वाटर को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। या अगर सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको भी क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैविंग अपरेटस फॉर द डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लोगे, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लोगे। ये वाली क्या है, ये है मेरे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क के बाद ये होगा मेरे पास पूरा कंडेंसर, ये वाला, ये पूरा क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर मतलब जो हीट पार्टिकल्स को, जो स्टीम को कन्वर्ट करता है लिक्विड में बाय द कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। बाद में मेरे पास होगा यहाँ पे रिसीवर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क, उसके बाद कंडेंसर, उसके बाद रिसीवर, ठीक है। तो कंडेंसर एक क्या होगा, लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है जिसमें आसपास क्या लगी होती है, वाइड ट्यूब्स लगी होती हैं और इसमें वाटर आउट और वाटर इन होता है। मतलब अंदर पानी जाएगा और यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर उसको कूल करना होता है। तो कूल करने के लिए वो कौन सी यूज़ होती है, वाटर इन एंड वाटर आउट के प्रोसेस से वो कूलिंग प्रोसेस अंदर चलता रहता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिमिलर होता है डिस्टिलेशन की तरह। इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब पूरे लिक्विड अच्छे से मिक्स हुए हुए हैं, वो लिक्विड्स को आपको सेपरेट करना है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करोगे। डिस्टिलेशन में आप यूज़ करते थे प्योर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें आप यूज़ करोगे कोई भी दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, मिक्स लिक्विड्स हैं, दोनों को सेपरेट करने के लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करोगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस। पर इसका मेन प्रिंसिपल क्या होगा कि जो आपने दो लिक्विड यूज़ किए हैं वो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने पे क्या होगा कि एक का जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो फटाफट इवेपोरेट करके ऊपर आ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो नीचे रह जाएगा। ऐसे आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो देखो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें भी क्या होगा कि आप डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज़ करोगे, बट इसमें न्यू क्या है, बस आप यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करोगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एक्चुअली पता क्या होता है, इसमें बीड्स लगी होती हैं। वो बीड्स क्या करती है, यहाँ पे लोअर पे टेम्परेचर को मतलब हाई रखते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगी होती है। इसमें भी वैसे ही होगा कि आपने क्या करना है, दो जो लिक्विड मिसिबल होंगे उसमें फ्लास्क में ले लेनी है, उसको हीट करना स्टार्ट कर देना है। हीट करने पर क्या होगा कि जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा वो इवेपोरेट करना स्टार्ट कर जाएगा। इवेपोरेट करके वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आएगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, गर्म होगा, ऊपर जाके थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो वाटर आउटलेट में जाएगा, उसमें टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो क्या करेगा, एज अ सेपरेट लिक्विड वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस रेसिड्यू में तो इसको हम मेनली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जब आपने रिफाइंड क्रूड ऑयल को सेपरेट करना हो, रिफाइन करना हो क्रूड ऑयल को, ठीक है। या आपने गैसोलीन, डीजल, कैरोसिन, इन सभी कंपोनेंट्स में इसको सेपरेट करना हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल सेपरेटिंग फनल किसको सेपरेट करने के लिए यूज़ आता है, टू इमिसिबल लिक्विड्स के लिए। दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर लिया। अगर आपके पास कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड, जैसे मैंने ऑयल ले लिया और एक मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। ऑयल और वाटर का भी मैंने सेपरेट करना, सेपरेट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल एक मेनली फनल होती है। फनल के नीचे ऐसे स्टॉप कॉक और टैप लगी होती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप टैप को ऑन या ऑफ कर सकते अपने अकॉर्डिंग। तो मेनली जो सेपरेटिंग फनल होती है उसका पर्पस क्या होता है कि अगर कोई भी हमने दो लिक्विड्स लिए ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़ उनकी डिफरेंट होनी चाहिए। डेंसिटी डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि किसी की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे मैंने ऑयल और वाटर लिया है सेपरेटिंग फनल में, आपने करना सेपरेटिंग फनल में ऑयल और वाटर को ऐसे डाल देना है, बाद में अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने पर क्या होगा, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी वो नीचे आके बैठ जाएगा, और ऑयल की डेंसिटी कम है वो ऊपर ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। बाद में आपने नीचे इस पर रखना है ऐसे बीकर,
ठीक है। फिर आपने कॉर्क को ऐसे इस टैप को स्टार्ट कर देना, ऑन कर देना। जब आप कॉर्क को ऑन करोगे ना, ऑन करने पे इसमें क्या होगा, जो लिक्विड पानी के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बीकर में आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आप देखोगे कि लिक्विड इस ऑयल के पार्टिकल यहाँ पे आ गए ना, तब फटाफट इस टैप को आप बंद कर दोगे। इसमें क्या होगा कि जो पानी है उसको आपने सेपरेट कर दिया, पानी आपने नीचे ले आया और जो ऑयल होगा वो सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा। तो मतलब आपने 2 इममिसिबल लिक्विड विच इज़ हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज उसको आपने सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। तो मेनली आप इसको किस पे यूज़ कर सकते हो, ऑयल एंड वाटर पे यूज़ कर सकते हो, केरोसिन ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वी आर हैविंग फंक्शन ऑफ सेपरेटिंग फनल। फंक्शन क्या होगा, जो उसका स्टॉप कॉक होगा, ये वाला होता है स्टॉप कॉक, ठीक है। स्टॉप कॉक क्या कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपने अगर आप डिफरेंट लेयर्स अभी आपने बना ली है, तो वो डिफरेंट लेयर ऑफ डेंसिटीज़ को अगर आपने सेपरेट करना है तो अकॉर्डिंगली आप स्टॉप कॉक को फंक्शन कर सकते हो और पानी को नीचे ले और ऑयल को ऊपर रख लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्वस और ऑर्गेनिक फेस को आप कलेक्ट कर सकते हो सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल आप लेबॉर्ट्रीज में यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकता है, ठीक है। मतलब कहीं भी अगर आपको 2 इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना तो सेपरेटिंग फनल यूज़ आ सकता है। नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी में कैसे मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, देखो अगर इसको पहले कैसे कौन से मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हो, या तो कोई भी लिक्विड मिक्सचर हो सकता है या कोई भी गैशियस मिक्सचर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने मेनली क्या करना है क्रोमेटोग्राफी मेथड में, इसमें पहले तो बीकर लेना है, बीकर में पानी फिल कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा पानी फिल कर लेना है। बाद में आपने क्या यूज़ करना है, फिल्टर पेपर यूज़ करना है, ठीक है। फिल्टर पेपर भी आपने क्या करना है, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल फिल्टर पेपर है और मैं सेपरेट करना क्या चाहती हूँ, मैं सेपरेट करना चाहती हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक इंक है, ठीक है। इंक में मैंने क्या करना है, चेक करना है कि डिफरेंट डाइज कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रेड पेन है, तो रेड पेन में कौन कौन सी डाई को मिक्स करके रेड बना हुआ, तो मैंने वो चेक करना है। वो चेक कैसे करोगे, आप कैसे सेपरेट करोगे डाइज फ्रॉम द इंक विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो आप एक ड्रॉप लोगे इंक की और उसको इस पर डाल दोगे फिल्टर पेपर पे, ठीक है। अब ये फिल्टर पेपर लोगे और थोड़ा सा फिल्टर पेपर ऐसे डिप कर दोगे पानी में, ठीक है। जब फिल्टर पेपर को पानी में डिप करोगे ना, ऐसे करके कुछ लेयर्स बन जाएंगी, पॉइंट्स बन जाएंगे ऑफ द इंक। जब कोई भी लेयर्स बन जाएगी, दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना कि इसकी लेयर्स बन गई, तो वो आपको बता देगी कि जो इस इंक में कौन कौन सी डाइस का मिक्सचर है। तो वैसे आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो इंक में से डाइस को, ठीक है। एंड दिस फुल प्रोसेस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। तो मेन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज़ ऑन द डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन द अब्जॉर्बेंट सरफेस। ये जो मैं सरफेस यूज़ करती हूँ, फिल्टर पेपर यूज़ कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंट सरफेस। और जो इसमें जो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस। मतलब अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस पे जो एब्जॉर्बेंट काम कर रहा है उसकी हेल्प से आप क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो। So next we are having 2 important terms related to chromatography, that is mobile phase and stationary phase, ठीक है। देखो मोबाइल फेज क्या होता है, मोबाइल का मतलब होता है जो चीज़ मूव करती है और स्टेशनरी का मतलब जो चीज़ मूव नहीं करती, ठीक है। तो मोबाइल देखो, अगर मैं इस क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को देखूँ तो इसमें कौन सी चीज़ सबसे पहले मूव कर रही है, तो ये है पानी, ठीक है। तो जो वाटर है वो वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब्ड बाय द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वो पानी फिल्टर पेपर से एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, मतलब वो ऊपर जा रहा है पानी ऐसे फ्लो करके यहाँ से फिल्टर पेपर पे जा रहा है, तो ये मूव कर रहा है ना। तो अगर कोई पानी मूव कर रहा है, मूव करने पे वो कौन सा फेज होगा, मोबाइल फेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो स्टेशनरी फेज है, मतलब जो ये फिल्टर पेपर हमने लगाया, ये फिल्टर पेपर तो कहीं पे मूव नहीं कर रहा ना, वो तो अपनी पोजीशन पे खड़ा है। तो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में जो फिल्टर पेपर है वो स्टेशनरी है, जो मतलब लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है, जो लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज। और जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोल्यूशन, उसे हम क्या बोलेंगे, मोबाइल फेज। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी, जो वाटर, और हम इसमें कई बार अल्कोहल भी लेते हैं, तो जो वाटर और अल्कोहल है वो कौन से होंगे, मोबाइल फेज होंगे। और जो मैं यहाँ पे फिल्टर पेपर ले रही हूँ या कोई भी पेपर ले रही हूँ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक्ट कर रहा है एज अ स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट वी आर हैविंग द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो अभी एप्लीकेशन क्या, कहाँ पे हम इस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी यूज़ जो होती है वो केमिस्ट्री में भी होती है, बायोलॉजी में भी, और कोई फोरेंसिक्स लैब होती है ना, उनमें भी क्रोमेटोग्राफी यूज़ होता है। अभी यूज़ क्यों करते हैं, अगर आपको कोई भी अननोन आपके पास सब्सटेंस है, वो अननोन सब्सटेंस से आपको मिक्सचर्स को सेपरेट करना है कि इसमें कौन कौन से चीज़ों को मिक्स करके इसको बनाया, वो सेपरेट करने के लिए मटीरियल्स को हम क्या यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में पता चल जाता है कि कोई भी, अगर मेरे पास यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे मिक्सचर ले लिया तो वो मिक्सचर किस कंपोनेंट्स को जोड़ जोड़ के बना, उस कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी वाला, ठीक है।
नेक्स्ट वी आर हैविंग सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। अगर आपको कॉमन सॉल्ट, आयरन फिलिंग्स और सैंड को सेपरेट करना तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन तीनों की मिक्सचर में से मैग्नेट लेके आओगे, ठीक है, उसके पास मैग्नेट रख दोगे। मैग्नेट रखने पे क्या होगा कि जो आयरन फिलिंग्स है ऑफ श्योर के करेंगी वो क्लिंग कर जाएंगी मैग्नेट के पास, और जो कॉमन सॉल्ट और सैंड है वो अलग रह जाएंगे। अभी आप क्या करो, कॉमन सॉल्ट और सैंड को फिल्टर करना स्टार्ट कर दो। फिल्टर आप कैसे करोगे, फिल्टर करोगे आप इन दोनों में आप वाटर ऐड कर दोगे। कॉमन सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सचर होगा उसमें पानी ऐड कर दोगे। पानी ऐड करने पे क्या करोगे, फिल्टर करोगे। फिल्टर करने पे क्या होगा, फिल्टर पेपर पे सैंड रह जाएगा, और जो उसके बाहर क्या निकल जाएगा, कॉमन सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है वो बाहर बीकर में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, कॉमन सॉल्ट और वाटर के जो मिक्सचर है उसको इवेपोरेट करना स्टार्ट कर दोगे, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। पानी इवेपोरेट होने के बाद क्या होगा कि जो कॉमन सॉल्ट है वो नीचे बीकर में एज सच रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग आयरन फिलिंग, सल्फर एंड अमोनियम क्लोराइड। तो उसको आप कैसे सेपरेट करोगे, ध्यान से देखो। आपने सबसे पहले इन सभी के मिक्सचर को सब्लाइम कर देना है, सब्लिमेट कर देना है। सब्लिमेशन के प्रोसेस से क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेट कर जाएगा। बीइंग अ सब्लिमेबल सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड विल सब्लाइम, ठीक है। तो रेस्ट क्या रह जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। तो आयरन फिलिंग और सल्फर तो आपको पता ही है आपने कैसे सेपरेट करना है, बाय पासिंग द मैग्नेट। मैग्नेट पास करोगे, आयरन फिलिंग सेपरेट हो जाएंगे, सल्फर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.